नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे अमरोहा की, जहां डीएम के आदेश पर कब्रिस्तान से निकाला गया युवक का शव। साथ ही आगे जानेंगे कि कहां लोगों ने पशुओं के वेस्ट कचरों को सार्वजनिक रास्ते से ले जाने पर रोक लगाने की मांग की, और धार के धर्मपुरी विधानसभा में पहुंची आदिवासी स्वाभिमान यात्रा की झलकियां भी आपको दिखाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर अमरोहा से है, जहां पर डीएम के आदेश पर कब्रिस्तान से युवक का शव निकाला गया। 8 जुलाई को संदिग्ध अवस्था में उसकी मौत हुई थी। परिजनों की गैर मौजूदगी में पत्नी ने मायके वालों के साथ मिलकर हत्या कर शव दफना दिया था। बता दें कि कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में 8 जुलाई को संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत हो गई थी, जिसके बाद युवक की पत्नी ने परिजनों की गैर मौजूदगी में जल्दबाजी करते हुए मायके वालों के साथ मिलकर मृतक के शव को गांव के बाहर स्थित कब्रिस्तान में दफना दिया था। जिसके बाद परिजनों ने युवक की हत्या की आशंका जताते हुए 11 जुलाई को डीएम कार्यालय पहुंचकर शव को कब्र से निकलवा कर पोस्टमार्टम करने की गुहार लगाई थी। जिलाधिकारी के आदेश पर शनिवार को पुलिस की मौजूदगी में मृतक के शव को कब्रिस्तान से निकाला गया। इस मामले में पुलिस क्षेत्राधिकारी श्वेता भास्कर ने बताया कि शव को मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कब्र से निकलवाकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मामले में अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। 3 डॉक्टरों के पैनलों के द्वारा बॉडी का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। सर, आज जो बॉडी को निकाला गया है, इसके बारे में बताइए। जी, हसनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम आगापुर में 8 जुलाई को आसिम नाम से एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। 8 जुलाई को ही परिवारजनों ने उनको दफना दिया था, परंतु कुछ समय के बाद परिवार में मतभेद होने के कारण शव के पोस्टमार्टम के लिए रिक्वेस्ट डीएम साहब के यहाँ की गई थी। इसी क्रम में 5 अगस्त को आज शव को निकाल के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता रामवीर की रिपोर्ट। खबर दाहोद से है, जहां झालौर जिले के मीठा चौक के निवासियों के साथ शहर के स्थानीय लोगों ने हिंदू संगठनों के शहर के प्रांतीय अधिकारियों को अवैध भूचड़खानों के कचरे के बारे में शिकायत दर्ज कराई है, जो मीठा चौक क्षेत्र से ड्रम में भरकर ले जाया जा रहा है। ड्रमों के साथ जिससे दुर्गंध आती है, वहां रहने वाले हिंदू लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। मीठा चौक क्षेत्र में झील के किनारे झूलेलाल मंदिर, राम जी मंदिर, वैष्णव हवेली, नरसिंह जी मंदिर, बाल हनुमान और रामेश्वर महादेव मंदिर है। इसीलिए यहाँ से मंदिर में आने वाले लोगों की संख्या ज्यादा होती है। इसीलिए आने वाले तीर्थयात्रियों की भावनाएं ऐसे कचरे से मंदिर को नुकसान होता है। इसीलिए भूचड़खाने के जानवरों का कचरा स्थानीय लोगों ने इसे यहाँ न डालने के लिए याचिका दायर की है। बाजू आवेला છે ને અહીંયાથી જે કતલખાનાનો વેસ્ટેજ તેમજ ખૂનના પીપળા ભરી ભરીને અહીંયાથી નીકળે છે, જે છલકાય છે અને રોડ પર વેરાય છે અને નગરના દરેક લોકોને અહીંયાથી એટલી દુર્ગંધ મારે છે કે અહીંયા અત્યારે અમારી પાસે આ કાબુભાઈના દીકરા ઊભા છે, એ આજુબાજુ રહે છે ને તમામ લોકો વારંવાર રજૂઆત કરે છે ને આજુબાજુ સોસાયટી આવેલી છે, સોસાયટીવાળા પણ રજૂઆત કરે છે કે આ ગંદકી દુર્ગંધ દૂર કરો ને જે બી કતલખાના છે જે લીગલી છે કે અનલીગલી, તમામને કાયદેસર કાર્યવાહી કરીને બંધ કરો કે જેથી કરીને આજે હિન્દુ ધર્મના શ્રાવણ માસના પવિત્ર તહેવાર માટે જે બી ભક્તો હોય ઝાલોદ નગરમાં કોઈ પણ કતલખાનાને પરવાનગી આપેલ નથી, તે છતાંય ઝાલોદ નગરમાં કતલખાનાઓ ચાલે છે તથા તેનું વેસ્ટ રેકડામાં તથા અલગ અલગ ગાડીઓમાં લઈ જઈને ગાડીઓમાંથી થઈને મંદિર ફળિયા, મીઠા ચોક વિસ્તાર, તેનામાંથી લઈને તળાવ બાજુ લઈ જવામાં આવે છે, ત્યાં કચરો ફેંકવામાં આવે છે, જે યોગ્ય નથી। અને તે રસ્તામાં 4 થી 5 મંદિરો આવેલા છે। હનુમાનજી મંદિર, શિવ મંદિર આવેલું છે, વણિક સમાજનું મંદિર આવેલું છે, ઝૂલેલાલ મંદિર આવેલ છે, જે તથા તેનો કચરો રસ્તા પર બી ઘણી વખત પડી જતા હોય છે, હાડકા છે, માંસ પટન છે, જે યોગ્ય નથી। તે બદલ અમે પ્રાંત અધિકારી સાહેબને આજે અરજી આપેલી છે કે આ બધું યોગ્ય નથી, જે હવે થવું જોઈએ। दाहोद से सी न्यूज़ संवाददाता नागेश्वर सेन की रिपोर्ट। खबर धार से, जहां जिले के धर्मपुरी विधानसभा में आदिवासी स्वाभिमान यात्रा पहुंची, जिसका स्वागत धर्मपुरी विधायक पाचीलाल मेड़ा, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष कमल किशोर पाटीदार,
ने किया। यात्रा धर्मपुरी तहसील मुख्यालय पर पहुंचने की बात बताई जा रही है। आदिवासी परंपरागत लोक नृत्य के साथ आम सभा स्थल पर पहुंची, जहां आदिवासी नेता और कांग्रेस के नेताओं ने आदिवासी स्वाभिमान यात्रा के मुख्य आयोजक विक्रांत भूरिया, अरविंद टेकाम, चंदा सरवटे का स्वागत किया। आदिवासी संगठन कांग्रेस के द्वारा ये कार्य किया गया। इस यात्रा में धर्मपुरी नगर में विक्रांत भूरिया को विधायक पंचीलाल मेड़ा में आदिवासी मॉडल पर आदिवासी नृत्य भी किया। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए भूरिया ने बताया कि भाजपा सरकार ने आदिवासियों पर भारी अत्याचार किए हैं और जितनी भी महिलाओं और पुरुषों पर अत्याचार हुए हैं वो सब भाजपा के लोगों ने करवाए हैं। देखिए, ये यात्रा का उद्देश्य क्या है, ये समझने की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा आदिवासी, पूरे देश में सबसे ज़्यादा अत्याचार आदिवासियों पर मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। बीजेपी की यहाँ सरकार है और लगातार जितने भी आरोपी आ रहे हैं, चाहे आप मणिपुर कांड ले लो, वहाँ सरकार किसकी है? भाजपा की सरकार है। और जिस तरह से बहनों को नग्न कर उनके साथ बलात्कार किया गया, भाजपा की सरकार और नहीं केंद्र में जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, किसी भी तरह से कुछ कहने को तैयार हैं। सीधी में जब के कांड होता है, पेशाब कांड, तब आदिवासी पर पेशाब करी जाती है, किसका नाम आता है? भाजपा नेता का। सिवनी में जब 2 आदिवासियों को पीट कर बजरंग दल मार देती है, किसका नाम आता है? भाजपा के लोगों का। निमावर में हमारी बहनों को, आदिवासी बहनों को जिंदा जमीन में गाड़ दिया जाता है, किसका नाम आता है? भाजपा के नेता का। नीमच में हमारे आदिवासी भाई को गाड़ी से बांधकर मार डाला जाता है, किसका नाम आता है? भाजपा का नेता का। तो सीधी सी बात है, ये सरकार हमारे आदिवासियों के विरोधी सरकार है और इसी के लिए जैसे ही सीधी कांड हुआ, क्योंकि सीधी कांड ने हमारे स्वाभिमान को कुचलने का काम करा है भाजपा ने, इस देश की मानवता को खत्म करने का काम करा है भाजपा ने। कमल पूरे मध्य प्रदेश की 20 दिन की यात्रा पर निकले हैं और घर घर हर आदिवासी तक पहुंचने का प्रयास है, उनको जगाने का प्रयास है, उनके स्वाभिमान को जगाने का प्रयास है। और 32-36 विधानसभाओं से होकर यह यात्रा गुजर रही है, आदिवासी विधानसभाओं से 18 जिलों से होकर गुजर रही है। 19 जुलाई को इसका शुरुआत हुई थी और 7 अगस्त को झाबुआ में इसका समापन होगा। के लिए आप एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या मिलता है आपको कि आदिवासियों को कितने, युवा कांग्रेस और आदिवासियों को कितने % आपके टिकट कमलनाथ सरकार देगी? देखिए, 47 सीटें जो आदिवासी की, वो आदिवासियों को तो निश्चित तौर पर मिलेगी। जहाँ तक युवाओं की बात है, युवाओं में ज़बरदस्त टैलेंट है हमारे मध्य प्रदेश में और कमलनाथ जी हमेशा युवाओं को आगे बढ़ाने का काम करा है। जो कमलनाथ जी का सर्वे होगा, उसमें जो युवा अच्छे ताकत रख रहे होंगे और जीतने की कंडीशन में होंगे, उनको निश्चित तौर पर उनकी लड़ाई लड़ेंगे। और धार से सीनियर संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। खबर महाराजगंज से, जहां जनपद के नौतनवा तहसील सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें सीडीओ संतोष कुमार राय के नेतृत्व में जिले के आला अधिकारियों के द्वारा लोगों की फरियाद सुनी गई और मामले के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया। वहीं इस संबंध में सीडीओ संतोष कुमार राय ने बताया कुल 182 मामले सामने आए हैं, जिसमें 12 मामलों का निस्तारण करा दिया गया। शेष मामलों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। सर, आज संपूर्ण समाधान दिवस में कितने मामले हैं, कितने मामले का निस्तारण? देखिए, 182 प्रकरण हम लोगों को मिले। इसमें अलग अलग तरह के प्रकरण थे। ज़मीनों के कब्जे, आवासों का पात्र होते हुए भी न मिलना या आवासों को अपात्र लोगों को आवंटित किया जाना, चकबंदी के बहुत सारे मामले, कार्डों पर विशेष रूप से कि कार्ड पात्र होते हुए भी न मिलना। कुल 182 मामलों में 12 मामलों का निस्तारण हो सका और शेष अधिकारियों को सौंप दिए गए, जो समयावधि के अंतर्गत इनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराएंगे। सर, संपूर्ण समाधान दिवस में कई जिले के ऐसे जिले लेवल के अधिकारी जो यहाँ पे उपस्थित हैं, उनसे सर किस प्रकार का? देखिए, जो भी अधिकारी अनुपस्थित पहले भी रहते थे या आज भी मिले हैं, उनके विरुद्ध बाकायदा शोकाज किया जाता है। अगर कोई वैलिड कारण नहीं मिलता है तो उनका वेतन उस दिन का रोकने की कार्रवाई की। आज कितने लोगों का वेतन? आज 4 अधिकारी मेरी समझ में अनुपस्थित थे। उनमें एक ने बताया कि उनका कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंस लगा हुआ है शासन स्तर पे, और शेष के लिए मैंने स्पष्टीकरण के लिए लिखा। सर, तमाम मामले ऐसे आते हैं कि संपूर्ण समाधान दिवस के बाद भी लोग चक्कर लगाते हैं। कई मामले में लोग 5 बार 6 बार आते हैं, समाधान नहीं हो पाता है। कहाँ से चूक रह जाती है कि ऐसे समाधान करने? देखिए, तहसील दिवस में उतना समय चूँकि नहीं रहता तो अधिकारियों को ये प्रार्थना पत्र सौंप दिए जाते हैं। कई बार ऐसे मामलों में होता ये है कि कोई एक पक्ष संतुष्ट नहीं होता समाधान के तमाम प्रयासों के बाद, या वो मानने को तैयार नहीं होता कि नहीं, ये ज़मीन आपकी पूरी हो गई है या ये ज़मीन आपकी नहीं है। इस तरह की बातों के कारण प्रार्थना पत्र लंबित है। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से, जहां देर शाम उन्नाव एसपी आदेश पर चला रहे चेकिंग अभियान के दौरान उन्नाव हरदोई रोड पर एक संदिग्ध युवक को रोककर कागजात मांगे गए तो वहीं कुछ नहीं दिखा सका। पुलिस की कड़ाई से पूछताछ के बाद उसके पास चोरी की 6 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। इस पूरे मामले पर सीओ सिटी उन्नाव आशुतोष कुमार ने क्या जानकारी दी, आइए आपको सुनाते हैं। सर, आज चोरी की बाइकें बरामद हुई हैं, किस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और क्या? आज 5 अगस्त 2023 को
थाना अध्यक्ष कोतवाली अश्विनी मिश्रा जी अपनी टीम के साथ उन्नाव हरदोई मार्ग पर चेकिंग कर रहे थे। उसी समय एक व्यक्ति जो बाइक से जा रहा था उसको रोके और गाड़ी के दस्तावेज मांगे गए तो वो घबरा गया और दिखाने में असमर्थ रहा। गहराई से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि बाइक उसने सफ़ीपुर से चुराया था और उसने ये भी बताया कि वो उन्नाव जनपद के अलग अलग स्थानों से उसने अन्य बाइकें भी चोरी की हुई है जो वह लोगों से को बेचता है। उसके निशानदेही पे 5 अन्य मोटरसाइकिलें बरामद की गई है। कुल टोटल 6 मोटरसाइकिलें जो है बरामद हुई है। उसके संबंध में थाना सफ़ीपुर में मुकदमा लिखा गया है। कुछ मुकदमे कोतवाली में लिखे गए हैं। अन्य के बारे में भी उसकी जांच की जा रही है। इनके ऊपर मुकदमा लिख करके न्यायालय रिमांड हेतु भेजा जा रहा है। अन्य पक्षों की जांच की जा रही है और जांच में भी पता चला कि इनके ऊपर इससे पहले भी 9 मुकदमे लिखे गए हैं। इनका एक आपराधिक इतिहास भी है और मुकदमा लिख करके आगे कार्रवाई की जाएगी। चोरी करने वाले सर कितने लोगों को कितने बाइकें बरामद हुई? नहीं, अभी फ़िलहाल मुलजिम एक कुलदीप है जो रहने वाला पुरवा का है और बाइकें 6 बरामद हुई हैं। बाकी इनसे और पूछताछ की जा रही है क्या इनके साथ अन्य भी कोई लोग शामिल हैं और क्या करते हैं वो भी तथ्य से निकल के आएंगे। उसके आधार पर भी आगे कार्रवाई की जाएगी। जो चोरी गई मोटरसाइकिलें बाहर की हैं या यहाँ की हैं? नहीं, अभी तक जो मिली हैं उनमें ज़्यादातर उन्नाव जनपद की भी हैं। बाकी इनकी पूरी ग्रुप के बारे में भी अभी जांच की जा रही है ये और उन्होंने कहाँ चोरियाँ की हैं क्या करते हैं। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। खबर गिरिडीह से, जहां तीसरी प्रखंड में आदिवासी समाज के द्वारा इरफान अंसारी के विरुद्ध रैली निकाली गई और तीसरी सिंधु कान्हू चौक से गिरजा मैदान मोड़ से वापस तीसरी चौक पहुंची, जिसमें आदिवासी समाज के द्वारा इरफान अंसारी होश में आओ, इरफान अंसारी मुर्दाबाद के नारे लगाए गए और साथ ही साथ विधायक इरफान अंसारी का पुतला दहन किया गया। आदिवासी समाज अध्यक्ष सोनू हेब्रम ने कहा कि इरफान अंसारी के बयान से पूरा आदिवासी समाज नाराज है। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर इरफान अंसारी ने अविलंब अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया और आदिवासी समाज से माफ़ी नहीं मांगी तो तीसरी प्रखंड में दर्जनों आदिवासी समाज के लोग अपना धरना प्रदर्शन करेंगे और इस दौरान आदिवासी समाज के दर्जनों लोग उपस्थित रहे। समाज के लोग इरफान अंसारी के बोली से हम लोग काफ़ी आहत हैं, काफ़ी नाराज़ हैं हम लोग, क्योंकि इरफान अंसारी ने पूरे आदिवासी समाज को नहीं बल्कि झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री उनका भी अपमान किया है और हम सब का अपमान है इस बात का, क्योंकि उन्होंने कहा है कि आदिवासी लोग जितने हैं सभी लोग जो हैं नासमझ हैं, सभी लोग जो है जानकार नहीं हैं, सभी लोग जो है सच्चाई को नहीं जानते हैं, सभी लोग जो अशिक्षित हैं। बहुत तरह की बातें उन्होंने कही हैं, इसलिए हम लोग घोर निंदा करते हैं इस बात का, क्योंकि हम आदिवासी लोग पढ़े लिखे हम सभी लोग आगे बढ़ना चाहते हैं और आदिवासी लोगों को हमेशा दबाया जाता है और आदिवासियों को हमेशा जो है कुचला जाता है, आदिवासियों को बढ़ने से रोका जाता है। इसलिए हम सभी लोग का मांग करते हैं कि इरफान अंसारी जो है बाबूलाल मांडी इसे माफ़ी मांगे, उनका पैर छुए और पूरे आदिवासी समाज से जो है माफ़ी मांगने का काम करें। आदिवासी समाज मिल करके आए दिन जो इरफान अंसारी आदिवासी समाज के विरोध में गलत बयान को दिए हैं, इसके विरोध में हम लोग पूरा देश के आदिवासी लोग हम लोग इसका घोर निंदा करते हैं। और जो हमारे झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मर्दी को जो उन्होंने बोल दिया कि आदिवासी कब से इतना तेज हो गए हैं, आदिवासी तो तेज है नहीं, इन सब भाषा को लेकर के हम लोग पूरा आदिवासी समाज के लोग हम लोग विरोध करते हैं और घोर निंदा करते हैं। हम लोग सरकार से मांग करते हैं अभिलंब इरफान अंसारी अपना शिक्षा से न्याय पद से इस्तीफा दे और नहीं तो पूरा समाज के पास माफी मांगे, तभी हम लोग उसको माफ़ करेंगे, नहीं तो हम कहते हैं हम लोग। गिरिडीह से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद बरनवाल की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से, जहां कचरी गांव निवासी राजेश पटेल, जो वर्तमान में राजस्व विभाग में लेखपाल के पद पर कार्यरत हैं, देर रात होने पर रोजाना की तरह उनका पूरा परिवार खाना पीना करने के बाद सो गया था।
उसी के दरमियान चोरों ने छत के रास्ते से घर में घुसकर अलमारी और बासक में रखा हुआ 1.25 लाख रुपए नकदी समेत लगभग 2 लाख रुपए तक सोने चांदी के आभूषण को पार कर दिया। सुबह घटना की जानकारी हुई तो समूचे गांव में सनसनी फैल गई। मामले को लेकर भुक्तभोगी द्वारा डायल 112 और करछना थाने पर शिकायत की गई। इसी तरह क्षेत्र के अथिया गांव निवासी देवी प्रसाद मिश्रा, कचरी गांव निवासी अरविंद पटेल के यहाँ भी चोरों ने धावा बोल दिया, लेकिन पुलिस अभी तक मामले का पर्दाफाश नहीं कर पाई है। आपके यहाँ चोरी की घटना हुई, क्या है पूरा मामला? भैया हमारे यहाँ करीब 1 बजे रात चोरी हुआ है। तो छत पे से नीचे आए हैं, यानी छत के रास्ते से? हाँ, जीना के रास्ते से अंदर घुसे हैं। उसमें हमारा जेवर गया है, पैसा गया है, मोबाइल गई है। लगभग पैसा कितना होगा? पैसा 1,15,000 रुपये और एक लॉकेट है और क्या बोलते पायल है। लगभग जो जेवरात है आपकी, वो कितने की आभूषण होगी? अरे 1.5 लाख लमसम, 1.5-2 लाख करीब है। इस दौरान आप लोग कहाँ पे थे जब ये? सब अंदर सो रहे थे, कमरे में सो रहे थे। उसी समय रात में हुआ है। तो क्या इसकी शिकायत पुलिस से किया है? हाँ, 112 नंबर आया था। अभी चौकी पे एप्लीकेशन देंगे तो क्या किसी पे शक है या फिर नहीं? कौन किसी पे शक नहीं है, अज्ञात है, कोई जानकारी नहीं है। उनका एक गमछा छूटा हुआ है, रुमाल। तो इसमें पुलिस क्या अब तक कार्रवाई की है? अभी पुलिस तो कुछ नहीं की है। तो बोले हैं चौकी पे FIR करो तो आएंगे। 112 नंबर आए थे, वो अपना देख के एप्लीकेशन। किस गांव का मामला है? ये कचहरी गांव का है, कछना प्रयागराज। क्या कभी इसके पहले भी किसी प्रकार? नहीं, इसके पहले कोई नहीं कार्रवाई हुआ है। क्या इसके पहले इस तरह की घटना घटित हुई है कि? नहीं, इसके पहले पहली बार है। पहली बार है। आप कौन है? अनिल कुमार। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। खबर कानपुर देहात से, जहां समाजवादी पार्टी कार्यालय माटी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर समाजवादी चिंतक जनेश्वर मिश्र की 51वीं जयंती मनाई गई। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता और सपा नेताओं ने जनेश्वर मिश्र के चित्र पर माल्यार्पण किया और वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पूर्व सांसद राजा राम पाल ने कहा कि समाजवादी पार्टी के महान विचारधारा के वाहक जनेश्वर मिश्रा का जन्मदिन है और पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, देश में समाजवादी पार्टी ने ब्लॉक स्तर बूथों, जिला कार्यालय, विधानसभाओं और जिला स्तर पर जनेश्वर मिश्रा की जयंती मनाने का काम कर रही है, ताकि जिस विचारधारा को लेकर जनेश्वर मिश्रा ने लोहिया के समाजवाद को बढ़ावा देने के लिए युवाओं और छात्रों को आगे लाने के लिए संघर्ष किया, जिससे आने वाली पीढ़ी उनके पद चिन्हों पर चल सके। जनेश्वर मिश्रा सादगी का प्रतीक है, उन्हीं के अनुरूप समाजवादी पार्टी में ये निर्णय लिया गया है। समाजवादी पार्टी कार्यालय में बैठक की गई, किस विषय को लेकर क्या? जैसा कि आप जानते हैं, समाजवादी विचारधारा के महान चिंतक वाहक आदरणीय जनेश्वर मिश्र जी का आज जन्मदिन है और पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश में समाजवादी पार्टी अपने समाजवादी पार्टी कार्यालयों में, ब्लॉकों में, विधानसभाओं में, जिला स्तर पर जयंती मनाने का काम कर रही है, ताकि जिस विचारधारा को लेकर माननीय जनेश्वर मिश्र जी ने लोहिया के समाजवाद को बढ़ावा देने के लिए युवाओं, नौजवानों को, छात्रों को आगे लाने के लिए पूरी ज़िंदगी संघर्ष करने और जो जिस सादगी और सौम्यता का प्रतीक वो रहे, उसको आने वाली पीढ़ी उसको अपना सके, उनके पद चिन्हों पर चल सके, इसलिए समाजवादी पार्टी ने निर्णय किया कि आज के दिन उनकी जयंती के अवसर पर उनके कार्यों को, उनकी विचारधारा को आम कार्यकर्ता में फैलाने का अवसर मिले, इसी के लिए आज उनकी 2024 के लोकसभा चुनाव में कितनी तैयारी कर चुकी है समाजवादी पार्टी? हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश में अरबर भारतीय जनता पार्टी का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए किसी की तैयारी है, किसी के पास संगठन है, किसी के पास कार्यकर्ता है, कोई नेता संघर्ष कर रहा है तो उस नेता का नाम अखिलेश यादव, उस पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी है, दूसरी कोई पार्टी नहीं। हमारे यहाँ एक एक विधानसभा को विधानसभा अध्यक्ष ब्लॉक स्तर पर, जोन स्तर पर, सेक्टर स्तर पर, बूथ स्तर पर संगठन की तैयारी कर रही है।
हम लोग चाहते हैं कि प्रत्येक बूथ में एक ऐसी टीम खड़ी हो जो भारतीय जनता पार्टी या कोई दूसरा प्रत्याशी आए उसके सामने मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम रहे। जो थोड़ी बड़ी कमी हमारी 2022 में रही है उसको 2024 में पूरा करने का संकल्प लेके आज हम जाए हैं। समाजवादी पार्टी क्या कार्यक्रम था? आज मानसिक बैठक थी और समाजी ज्ञानेश्वर मिश्रा जी की जयंती थी। कितनी महिलाओं के साथ आप यहाँ आई? 15 महिलाएं थीं। क्या तैयारी चल रही है आपकी? बस 2024 की तैयारी चल रही है। किस तरीके की तैयारी है? अब हम लोग सभी लोग बड़े उससे लगे हैं कि चारों विधानसभा जिताने में लगे हैं। बराबर लगातार बराबर जनसंपर्क लीजिए, डेली मीटिंगें चल रही हैं। दौड़ा कानपुर देहात से सीनियर संवाददाता दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से, जहां पर शनिवार को स्थानीय होटल राजविलास में रीवा रियासत के महाराज और पूर्व मंत्री पुष्पराज सिंह के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से उन्होंने बताया कि विगत माह 30 जून को उन्होंने देश के प्रधानमंत्री को एक मेल किया था जिसमें मांग की थी कि रीवा रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना स्कीम से जोड़ने का कार्य किया जाए। इस बात को गंभीरता से लिया जाए और उस पर अमल करते हुए प्रधानमंत्री द्वारा रीवा रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्कीम से जोड़ दिया गया है। इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री 6 अगस्त को करने वाले हैं। पूर्व मंत्री सिंह ने कहा कि भारत में 508 रेलवे स्टेशनों को इस योजना से जोड़ा गया है, जिसका विधिवत शिलान्यास प्रधानमंत्री के कर कमलों से किया जा रहा है। नेतृत्व में भारत उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है और जहां विश्व पटल में भारत एक शक्ति के रूप में, तीसरी शक्ति के रूप में उभर के आ रहा है, तो उसके पीछे बहुत सारे कारण ये भी हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो आइज़ हैं, जो उनकी आंखें हैं, जो उनकी सोच शक्ति है, वो छोटे से छोटे जगह पर जाकर कहीं ना कहीं खड़ी होती है और परिस्थितियों को आच्छादित करके सामने लाती है। यहाँ ये कहना बहुत माकूल होगा, बहुत उचित होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी जहाँ एक तरफ डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो वहाँ दूसरी तरफ मिलेट्स की बात करते हैं, दलहन की बात करते हैं। जहाँ स्वच्छता की बात करते हैं वहाँ सिटी लाइफ की भी बात करते हैं। जहाँ अंतरिक्ष और इसरो की बात करते हैं वहीं हमारे डिफेंस को भी और ताकतवर बना। रीवा से सीनियर संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से, जहां कोतवाली सफीपुर क्षेत्र के अटवा गांव की रहने वाली 14 वर्षीय अविवाहित नाबालिग युवती ने एक बच्ची को जन्म दिया। खास बात यह है कि नाबालिग युवती के परिजन को उसके गर्भवती होने की भनक तक नहीं लगी। आज जब नाबालिग युवती को पेट में दर्द हुआ तब उसकी मां उसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर आई, जहां चेकअप के बाद पता चला कि नाबालिग युवती को कोई सामान्य पेट दर्द नहीं बल्कि प्रसव पीड़ा हो रही थी। प्रसव पीड़ा की जानकारी होते ही नाबालिग युवती की मां हैरान हो गई, लेकिन नाबालिग युवती की स्थिति बच्चे के जन्म देने के बाद बेहद खराब थी। बच्चे को जन्म देने के बाद नाबालिग युवती से उसकी मां ने इस घटना के बारे में पूछा, तब नाबालिग युवती ने अपने ही गांव के एक पड़ोसी युवक पर करीब 9 माह पहले दबाव बनाकर जबरन दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। थाना सफीपुर क्षेत्र के अंतर्गत CSC सफीपुर से 1098 पे कॉल आया कि वहाँ की सफीपुर थाना क्षेत्र की निवासी 14 वर्षीय बालिका ने बालिका को जन्म दिया है, जिस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए उच्च अधिकारियों को हमने सूचित किया। उनसे आदेश लेकर के अध्यक्ष बाल कल्याण समिति को बताया तथा चाइल्ड लाइन समन्वयक दिवाकर ओझा, कल्पना श्रीवास्तव, हरवेंद्र सिंह के साथ मैं तुरंत मौके पर गया, जहां पे एम्बुलेंस के द्वारा नवजात बालिका तथा उसकी जो 14 वर्षीय बालिका थी वो तथा उसकी मां, तीनों को एम्बुलेंस के द्वारा ला करके नवजात बालिका को SNCU वार्ड में भर्ती करा दिया है तथा जो बालिका की मां है उसको आप देख रहे हैं यहाँ पे भी हमने भर्ती कराया है। और क्या स्थिति है माँ की और बच्चे की? डॉक्टर साहब ने कहा कि बच्चा भी ठीक है और माँ भी ठीक है और उसको समुचित इलाज डॉक्टर साहब के द्वारा अभी बताया गया कि हम कर रहे हैं। बच्चे के जो परिजन हैं वो अपनी बेटी को घर ले जाना चाहते हैं, क्या मामला है? नहीं, जो नवजात बालिका है उसके विषय में उस जो नवजात बालिका की नानी ने तथा नवजात बालिका की माँ ने कहा कि मैं इस बच्चे को पालना नहीं चाहती हूँ, न मैं अपने घर ले जाऊँगी। तो आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? मेरे द्वारा उस नवजात बालिका को एडमिट कराया गया
तथा नवजात बालिका की जो माँ है वो भी एक। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।